वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको मोशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। मोशन क्या होता है, 9th का चैप्टर है। ठीक है, 9th से 11th दोनों क्लास में मदद करेगा आपको। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा मोशन, गति अवस्था, मोशन। ठीक है, टोटल डिटेल हम मोशन की बात करेंगे, गति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है विराम अवस्था। विराम अवस्था, विराम अवस्था जिसको हम बोलते हैं रेस्ट स्टेट। रेस्ट स्टेट, विराम अवस्था, विराम अवस्था, रेस्ट स्टेट। देखो विराम अवस्था क्या होता है और गति अवस्था, दो टॉपिक है। एक विराम अवस्था है और दूसरा गति अवस्था है। रेस्ट स्टेट और मोशन स्टेट। मोशन स्टेट, दोनों टॉपिक में डिफरेंस क्या है ये देखो जरा। डिफरेंस क्या पहले समझ लो। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसकी अवस्था को हम गति अवस्था कहते हैं, और जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं विराम अवस्था। जैसे मान लिया कि एक गाड़ी है, ठीक है, अभी गाड़ी यहाँ है, अगले सेकंड में गाड़ी थोड़ा आगे चली जाएगी, इसका मतलब गाड़ी कौन सी स्टेट में है, गति अवस्था में, मोशन स्टेट में। समझ में आ गया। और यदि अभी भी यहीं पे अगले आधे एक घंटे तक फिर यहीं रुकी हुई है, मीन्स वो कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है। तो दो टॉपिक है। डिफाइन कैसे करेंगे, गति अवस्था को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। When an object change its position with respect to time, then this state of that object is called motion state। ठीक है, विराम अवस्था क्या है कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं करती है तो उसकी विराम अवस्था कहलाती है। When an object do not change its position with respect to time, then its state is called rest state। दो कंडीशन हमने बताया, एक विराम अवस्था, एक गति अवस्था। विराम अवस्था सिंपल सा बात अगर बोलेंगे, कोई भी चीज रुकी हुई है मतलब रुकी हुई है, और गति अवस्था कोई चीज चल रही है। तो ये दो टॉपिक था, एक गति अवस्था, एक विराम अवस्था। ठीक है, इसमें एक इंपोर्टेंट टॉपिक क्या आता है। अब पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा विराम और गति की अवस्था को। इसका डेफिनेशन मैंने अभी बोल दिया कि क्या होता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो गति अवस्था, नहीं बदलती है तो विराम अवस्था लिखना है आपको। अगला हमारा है दूरी। दूरी जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होता है। डिस्टेंस होता है क्या कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को, द टोटल लेंथ ऑफ वे ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को, जितना वो तय कर रहा है ना, उस पूरा लेंथ, कुल रास्ते की लंबाई को हम उस वस्तु की दूरी कहते हैं, उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। इट इज द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को हम उस वस्तु की दूरी कहते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस इसका मात्रक होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है एम, मीटर। इसका मात्रक होता है मीटर, मींस इसको हम मीटर में नापते हैं। ठीक है कि नहीं है। अगर मैं बात करूं ये कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटीज है। अदिश का मतलब ये स्केलर क्वांटिटीज है। इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। परिमाण तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो है लेकिन इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं विस्थापन। जिसको हम बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, देखो जरा समझो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तुओं के द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जरा एक हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं।
जैसे तुमने देखा होगा जब तुम जुते हुए खेत में जाते हो तो उस जुते हुए खेत में खेत जुता हुआ रहता है, जब उसमें फसल लगी होती है तब तो हम मेड़ से, जैसे मान लिया कि ये एक हमारा खेत है, माना ये खेत है, इसकी लंबाई मान लेता हूं ये वाला हो गया 4 और ये वाला हो गया 2 किलोमीटर मान लेते हैं मीटर, जैसे मैंने सपोज की मान लिया कि 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर हो गई और लंबाई 4 किलोमीटर है। मान लिया कि इसके इधर भी रोड जा रहा है और इसके इधर भी रोड जा रहा है, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया। अब जब इसमें फसल लगाए तो हम जनरली जाते कहते हैं ऐसे करके जाते हैं या इधर ऐसे करके जाते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो देखो 4 किलोमीटर तो मैंने ऐसे तय किया, 4 किलोमीटर मैंने ऐसे तय किया और 2 किलोमीटर माना कि एक हमने ओवरऑल 2 किलोमीटर ही मान लिए, तो 2 किलोमीटर हमने कैसा ट्रेवल किया, इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ बच्चों, 6 किलोमीटर। कितना ट्रेवल हुआ, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ट्रेवल किया गया, ठीक है। लेकिन यहीं पे तुमसे पूछ रहे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट तो ये है। अब बताओ हुआ जब खेत हो तो हम कम से कम दूरी तय करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं बीच से ऐसे कर देते हैं, खेत में ऐसे चल देते हैं, ऐसा करते कि नहीं करते हैं। जब खेत में जाते हैं तो हम साइड से नहीं जाके बीचों बीच निकल जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट करना होता है, हमको अपना टाइम बचाना होता है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी यही तो निकलेगी, और कोई तरीका नहीं कम निकालने का, बीचों बीच से चल जाओ तो तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस निकल जाएगा, तो इसे ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब लेकिन अच्छा इसका भी मात्रक वही होता है, यूनिट चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, यूनिट बराबर है, ये भी मीटर हो गया बच्चों, इसका भी यूनिट मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन ये अदिश राशि था और ये सदिश राशि है, क्योंकि इसमें मुझे दिशा लेके चलना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, दिशा भी मुझको चलना पड़ेगा। तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब इनके न्यूमेरिकल्स को, इसके सवालों को सॉल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा डायरेक्शन का पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल में डायरेक्शन बताता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, 2 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है या फिर पश्चिम की ओर चल रहा है, ऐसे करके। तो तुम्हें थोड़ा सा उसका डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो जनरली डायरेक्शन के लिए हम एक मैप ऐसे करके, कंपास नाम सुना होगा, मैग्नेट चुंबक को चुंबक का होता है जो कि दिशा हमको बताता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का। ये वाला जो होता है जनरली हम जब मैप में देखते हैं, ये ईस्ट, ये वाला वेस्ट हो गया, ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारे 4 डायरेक्शन हो गए, ठीक है। अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको दूरी भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। जरा क्वेश्चन सुनो, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो पहले 2 किलोमीटर तो पूरब की ओर चलता है, 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई गतिशील वस्तु है, 2 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है, ठीक है। फिर वो मान लिया कि 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ये चल रहा है नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर चलता है ना, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है। तो कह रहे हैं क्या क्वेश्चन में कि आप डिस्टेंस बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा, आप डिस्टेंस बताओ डिस्टेंस कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस तो हम इजीली निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस विस्थापन कितना होगा। तो बच्चों डिस्टेंस तो हम इजीली निकाल देंगे जोड़ के, लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी भाई पहले तो हम डायग्राम सा बना लेते हैं। 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, देखो जितनी ज्यादा लंबी लाइन रहेगी ना मैग्नीट्यूड, जैसे 2 और 3 है तो 2 वाला लाइन थोड़ा छोटा बनना चाहिए और 3 वाला लाइन थोड़ा सा बड़ा। तीर की जो लंबाई होती है ना वो दिखाती है कि मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं, और तीर की जो नोक होती है वो डायरेक्शन को बताती है, इस दिशा में चली जा रही है, ठीक है ना। सबसे पहले 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर, देखो ईस्ट इधर की ओर है कि नहीं है, ईस्ट इधर की ओर है, तो हम 2 किलोमीटर मैंने चला दिया, देखो ये रहा 2 किलोमीटर मैंने ईस्ट चला दिया, 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला दिया, ठीक है। फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ ऊपर की ओर है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर नॉर्थ चला रहा हूं, ये 3 वाला लाइन थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चल गया, ठीक है कि नहीं है। अब जरा देखते हैं अब डिस्टेंस कितना होगा बच्चों। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम बड़ा आसानी से, डिस्टेंस दूरी कितना ट्रेवल किया है, 2 ये चल गया और 3 ये चल गया, तो 2 किलोमीटर और प्लस का 3 किलोमीटर, देन यू हैव टू
राइट 5 किलोमीटर, आप क्या बोल दोगे 5 किलोमीटर दूरी उसने ट्रेवल किया है। लेकिन अगर यही डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है तो एक पॉइंट ये हो गया बच्चों और एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया। इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ये वाला लाइन मिनिमम डिस्टेंस होगा, यहाँ पे अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, मैं यहां समझा रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय मैथ का टॉपिक है लेकिन तुमको आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों। जैसे माना कि कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है। कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। इस वाले भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये वाला जो साइड इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और नीचे वाला होता है आधार, बेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बेस। लंब कर्ण आधार, ये हमारा हो गया 3 साइड हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जब भी तुम निकालोगे ना, कर्ण का जब स्क्वायर निकालोगे तो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। इसका जो स्क्वायर होगा ना वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। अब तुम्हारे पास एक फार्मूला हो गया, क्या फार्मूला हो गया कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हिंदी में लिख देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब देखो बच्चों ये वाला ट्राइंगल भी कुछ ऐसे दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। हमें बेस दे रखा है, हमको लंब दे रखा है ना, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। हमको हाइपोटेन्यूस निकालना है, निकाल दो। नाम दे दिया मैंने, कुछ नाम दे दो, A B C, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे दो, P Q R A B C कुछ भी दे दो। मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ AB का स्क्वायर, ध्यान से समझना, AB का स्क्वायर इक्वल टू, AB क्या है बच्चों, हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों AC, नीचे वाला आधार का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, प्लस AC का स्क्वायर। तो हमको AB की वैल्यू निकालनी है। रूल होता है जब भी कोई स्क्वायर की चीजें होती हैं, है ना, तो जब उधर हटाते हैं हम स्क्वायर को तो रूट आ जाता है, क्या आ जाता है, रूट। तो रूट में हम BC की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर और प्लस का AC की वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो 3 की वैल्यू 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो आ गया अंडर रूट में 9 और 4 13 किलोमीटर, रूट 13 किलोमीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। क्या हमने कवर किया अभी, विराम अवस्था क्या होता है और गति अवस्था क्या होता है, व्हाट इज रेस्ट स्टेज और व्हाट इज मोशन स्टेज। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो वो उसकी गति अवस्था कहलाती है। When the position of an object change with respect to time, then this state of object is called motion state। अगर यदि कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है, परिवर्तित नहीं होती है, तो वो उस वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है, ठीक है। If the position of object do not change with respect to time, then this state of object is called its rest state, ठीक है कि नहीं है। फिर दूरी क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तु, गतिशील इन द सेंस जो चल रही हो, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को, कि कितना ट्रेवल हम कर रहे हैं, कितना चल रहे हैं, उस लंबाई को हम क्या बोल देते हैं, दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ अ वे ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। विस्थापन क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखो डिफरेंस आता है कभी पूछने के लिए, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसमें परिमाण भी होता है, परिमाण मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 2 4 6 8 10, और डायरेक्शन मतलब किस तरफ जा रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। यूनिट दोनों का सेम है, मीटर में इसको भी नापते हैं, मीटर में इसको भी नापते हैं।
इसको जनरली एस से ना वो डिनोट करते हैं, उसको कभी एक्स से कर देते, कभी डी से कर देते, कभी एस से कर देते, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है कि नहीं। जनरली डी से कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से भी कहीं करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इस पर न्यूमेरिकल कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन वाला न्यूमेरिकल आता है, तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में साइड में क्या बना लेना है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेना है। उसके अकॉर्डिंग आप क्लियरिफाई करेंगे, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे कि भाई किस डायरेक्शन में क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस डायरेक्शन में क्या है, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन तुमको बताया कि 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, 2 किलोमीटर मैंने ईस्ट की तरफ मूव करा दिया, 3 किलोमीटर मैंने नॉर्थ की तरफ मूव करवा दिया, तो कितना दूरी तय किया, 2 और 3 5। और डिस्प्लेसमेंट ये सॉरी इस बिंदु के बीच की दूरी की बात कर रहे थे हम, तो हमने निकाल दिया क्योंकि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। ये थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक चैप्टर आएगा जिसमें इसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती हैं, एक कोण 90 का होता है, कोने वाला कोण 90 का होता है, और 3 भुजाएं होती हैं। जो तिरछी वाली भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। जो हमारा सीधा भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं, लंब बोले तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, और नीचे वाला हम बेस बोलते हैं। जनरली हमने एक सीढ़ी को लिया और दीवार से लगा दिया, तो सीढ़ी क्या हो गया, कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और नीचे धरती हो गया बेस, और दीवार हो गया तुम्हारा लंब, ठीक है। तो ये रूल है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस 3 साइड में से कोई सा 2 साइड चाहे तो ये 2 देके चलेगा तो ये निकाल सकते हो, ये 2 देके चलेगा तो ये निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं है। कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ सबका क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम बोलते हैं वेग परिवर्तन की समय दर को, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या बता रहा हूं, तो वेग परिवर्तन की समय दर को, वेग परिवर्तन की समय दर को, समय दर को त्वरण कहते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या करूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब कभी भी पर यूनिट टाइम आ जाए, जब कभी भी पर यूनिट टाइम आ जाए, इसका मतलब टाइम क्या है, बट्टे में है। अगर दर आ जाए इसका मतलब समय क्या है, बट्टे में है। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इट्स यूनिट इज, चलो यूनिट हम बाद में लिखेंगे। तो त्वरण बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बट्टे में समय, वेग परिवर्तन बट्टे में समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम पीरियड। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, वेग परिवर्तन को मैं डेल्टा v से डिनोट कर सकता हूं, और समय को डेल्टा t से भी कर सकता हूं या t से भी कर सकते हैं जनरली। तो a बराबर डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। अच्छा, वेग परिवर्तन, माना कि कोई ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में चलना शुरू करता है, तो उसके उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग। जैसे कि सपोज मैं बाइक चला रहा हूं, तो अभी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा हूं, फिर 10 मिनट के बाद उसे स्पीड को बढ़ा के मैंने कितना कर दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने लगा। तो जो पहले 5 किलोमीटर था उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। u हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग। और v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल बोले तो अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी मींस अंतिम वेग, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ है बच्चों, अभी 5 था, फिर कुछ समय बाद 15 हो गया, तो कितना चेंज हुआ है, 10 का, 15 माइनस 5, यही तो किया है मैंने, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दिया है। मींस यहाँ पे डेल्टा v का मतलब है v माइनस u अपॉन में t, a बराबर v माइनस u अपॉन में t। v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अगर मैं अब यूनिट निकालने की बात करूं तो भाई यूनिट क्या होगा इसका,
तो यूनिट होगा, वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं, तो मीटर पर सेकंड, और टी नीचे में ऑलरेडी सेकंड में है तो 1 सेकंड और हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कैसी क्वांटिटीज हैं, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। चालू है, ठीक है। तो क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, माना कि किसी की इनिशियल वेलोसिटी u है और बाद में वेलोसिटी बढ़ के v हो गया, तो हम इसे बोल सकते हैं v माइनस u अपॉन में t। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटीज है, सदिश राशि। अब आते हैं, गति के 3 समीकरण हैं, ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के 3 समीकरण है। आज हम तीनों समीकरण को प्रूव करना सीखेंगे कि हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, या फिर प्रूव कर लेंगे तो सवाल कैसे करते हैं, ये बताऊंगा इन समीकरणों पे। तीनों समीकरण पहले मैं लिख देता हूं। पहला इक्वेशन है v बराबर u प्लस का at, v बराबर u प्लस का at। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन है बच्चों, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2al, ये हमारा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण सॉल्व करना चाहते हैं कि देखो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है, मतलब हम प्रूफ करेंगे इस इक्वेशन को कैसे। देखो हम क्या लिखेंगे कि माना कोई गतिशील वस्तु, कोई वस्तु विराम अवस्था में या फिर विराम अवस्था में, माना कोई वस्तु u वेग से चल रही है। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से चल रहा है और t समय के बाद, आफ्टर t टाइम, इट्स वेलोसिटी बिकम v। t समय के बाद उसका जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, v हो जाता है। किसी का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो बताओ, तो त्वरण बराबर, तो त्वरण एक्सेलरेशन बराबर, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग, u अपॉन में t, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। मैं इसके बट्टे में 1 लगा सकता हूं, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो v माइनस का u इक्वल टू a इंटू टी, इसका इधर गुणा कर दिया, a का t में कर दिया। ठीक है, तो फाइनली यहां से क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस का at, v बराबर u, ये वाला माइनस का है, जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये हमारा पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया, पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया, v इज बराबर u प्लस का at। जरा दोबारा बताता हूं, इस इक्वेशन में पहले लिखना कैसे है, माना कोई वस्तु, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज u, आफ्टर t टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v, t समय के बाद इसका अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, तो त्वरण कितना होगा, त्वरण एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मींस v अपॉन में u और t अपॉन में समय। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, a का t में करेंगे तो at हो जाएगा और v माइनस u का 1 में करेंगे तो वही रह जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस का u है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का at। ये हमारा पहला इक्वेशन प्रूव हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड इक्वेशन, हम ड्राइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको अभी हम ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन को, जरा समझो पहले सेकंड इक्वेशन क्या है। सेकंड इक्वेशन हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो देखो हम वही मानेंगे कि कंसीडर, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, कंसीडर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v आफ्टर t टाइम, t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, और उसका त्वरण क्या है, a है, एंड द एक्सेलरेशन इज a। इसमें क्या दिया गया है, माना प्रारंभिक वेग u है, t समय के बाद अंतिम वेग v हो जाता है तथा त्वरण a है। ठीक है, अब दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये हो जाएगा गति प्रारंभ होने के, गति प्रारंभ, या फिर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, देखो
औसत वेग निकाल के चलो, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी निकाल के चलो, तो क्या होगा u प्लस का v अपॉन में 2। किसी भी चीज का जब हम एवरेज निकालते हैं तो उन सबको जोड़ के, मान लिया कि तुमको बोलता है 2 3 4 6 और 8 इसका एवरेज निकालो, तो तुम क्या करोगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इन सबको जोड़ दोगे और कितना से डिवाइड कर दोगे 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी का निकालना है, तो u प्लस का v अपॉन में 2, क्योंकि दो वेलोसिटी है दो से हमने डिवाइड किया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर v बराबर s अपॉन में t, v बराबर s अपॉन में t, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर मुझे s निकालना होगा, क्योंकि v बराबर s अपॉन में t, इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा v इंटू टी, s बराबर v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो s बराबर वेलोसिटी हमने निकाल ली, एवरेज वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला बच्चों, u प्लस का v अपॉन में 2 और समय को क्या बोल सकते हैं हम t। देखो मैंने v की जगह ये लिख दिया एवरेज वेलोसिटी, u प्लस v अपॉन में 2, तो क्या हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल के चला है, तो u प्लस का v अपॉन में 2 इंटू टी। ठीक है, अब क्योंकि एक चीज हमें पता है कि v बराबर क्या होता है u प्लस का at, फर्स्ट इक्वेशन है। पहला इक्वेशन कहता है s बराबर ut प्लस का at, सॉरी v बराबर u प्लस का at। तो s इक्वल टू, इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा, जहां पे u है, सॉरी जहां पे v है वहां पे मुझे u प्लस at रखना पड़ेगा, जहां पे v है वहां पे मुझे क्या रखना पड़ेगा u प्लस का at। तो s बराबर u और v की जगह मैं ये लिख सकता हूं इसके u प्लस का at, u प्लस का at अपॉन में 2 इंटू t। तो देखो s इक्वल टू u और u 2u प्लस at अपॉन में 2, इस पूरे के बट्टे में क्या है t है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं s इक्वल टू देखो 2ut अपॉन में 2, 2ut अपॉन में 2, 2ut अपॉन में 2 प्लस का प्लस at और t का गुणा करें तो at स्क्वायर अपॉन में 2, तो at स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 खत्म। तो s बराबर फॉर्मूला निकल गया कि ut प्लस का हाफ 1/2 at स्क्वायर। यही तो इक्वेशन है, देखो ऊपर और नीचे का इक्वेशन मिला, सेम इक्वेशन है कि नहीं। तो ये सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गया। अभी हमारा थर्ड इक्वेशन प्रूफ कराना है कि थर्ड इक्वेशन क्या है। जरा थर्ड इक्वेशन समझो क्या होता है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में बताने जा रहा हूं, थर्ड इक्वेशन गति का तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2a, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2a, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। देखो अब देखो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन या बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस का at, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जिसको हमने प्रूफ किया था। ये हमारा पहला इक्वेशन है v बराबर u प्लस का at। हमने क्या कर दिया, SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों पक्ष को स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। तो देखो v का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में u प्लस का at का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर प्लस का u प्लस at का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो v स्क्वायर और ये फार्मूला कि a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, a की जगह u स्क्वायर प्लस b की जगह at का स्क्वायर मींस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u at, ठीक है कि नहीं है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस का 2u at। देखो फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, अभी चोरी छुपे काम होगा, कैसे होगा जरा समझो ध्यान से। अब क्या करना है हमको एक ऐसे s, यहाँ पे हमको v स्क्वायर 2as, इस ut को हमको as बनाना है, जरा ध्यान देना। s बनाने के लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर करना है। अगर मुझे s बनाना तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। तो मुझे कुछ ऐसा दिमाग में सोचना है, यहाँ तक तो हमारा इक्वेशन बन गया, लेकिन अब इस दो से हमको कुछ ऐसा चीज बनाना है कि यहाँ पे ut भी आ जाए और हाफ at स्क्वायर भी आ जाए। जरा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से 2a कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान से समझना, तो इधर क्या हो जाएगा, खाली ut बच गया कि नहीं बच गया। चलो
मैंने 2a कॉमन ले लिया। जैसे मैंने 2a कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, खाली ut, यहाँ तो ut बच गया, प्लस अब यहाँ से तो a ही है, दो तो कहीं दिख नहीं रहा है, दो कॉमन कैसे आएगा, तो हम क्या करते हैं, चोरी छुपे वाला काम क्या होता है, दो का हमने गुना किया, दो का हमने भाग किया, बात तो वही पड़ जाएगा ना, दो का गुना करेंगे, दो का भाग कर देंगे, कट के तो उतना ही आ जाना है। अब बन गया 2a। देखो हमने क्या कॉमन लिया था, 2a कॉमन ले लिया, 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, खाली at स्क्वायर बच गया अपन में 2, तो at स्क्वायर अपन में 2। और जरा देखो क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये s के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, s के बराबर दिख रहा है, क्योंकि s बराबर फॉर्मूला होता है ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह u स्क्वायर प्लस 2a, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, s। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। जरा मैं दोबारा से सेकंड इक्वेशन को समझाता हूँ, समझो ध्यान से समझना। हमने मान लिया कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, त्वरण a है। अगर हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, औसत वेग, तो u प्लस का v अपॉन में 2, u प्लस v अपॉन में 2, ठीक है, औसत वेग। तो v बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ s बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, इसका अगर गुना हो जाता है, चाल गुना समय, चाल हमने ऊपर निकाल रखा है, u प्लस का v अपॉन में 2, u प्लस का v अपॉन में 2, ठीक है, देखा हमने t लिख दिया। अब चूंकि v बराबर होता है u प्लस का at, फर्स्ट इक्वेशन ऐसा कहता है, इसीलिए जहां पे v है वहां पे मैंने लिख दिया u प्लस का at। अब u तो u हो गया at अपॉन में 2, और ब्रैकेट में हमारा g हो गया। अब 2u t अपॉन में 2, 2u t अपॉन में 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन में 2, at स्क्वायर अपॉन में 2, दो से दो खत्म हो गया, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन प्रूफ हुआ है। अभी थर्ड इक्वेशन समझो, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2s। हमने गति का पहला समीकरण लिया, v बराबर u प्लस का at, ये हमारा पहला समीकरण है। हमने क्या करा, बाय स्पेस ऑफ बोथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने पहले समीकरण का वर्ग कर दिया, पहले समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो v का वर्ग मतलब v स्क्वायर, वर्ग का मतलब होल स्क्वायर है कि नहीं है, v का वर्ग मतलब v स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर होगा u प्लस at का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का 2s, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर। देखो ये अभी भूल जाओ, a स्क्वायर t स्क्वायर और प्लस का 2ab, 2u80, समझ में आ गया कि नहीं है? जहाँ पे a था वहां पे मैंने u लिख दिया, जहाँ पे b था वहां पे मैंने 80 कर दिया, ठीक है कि नहीं है? अभी ये वाला v स्क्वायर ऐसे रहने दिया, ये वाला u स्क्वायर ऐसे रहने दिया। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2a कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो चोरी छुपे, दो का गुना किया, दो का भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो से दो कट के एक ही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इक्वेशन ड्राइव करना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो देखो 2a इसमें भी दिख रहा है, 2a इसमें भी दिख रहा है, हमने 2a कॉमन ले लिया, ut प्लस 2a कॉमन आ गया, at स्क्वायर अपॉन में 2, at स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखो ut प्लस at स्क्वायर अपॉन में 2, इसकी s की वैल्यू है, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2a, और इस पूरे के लिए हमने क्या लिख दिया, s लिख दिया। तो ये हमारा तीन इक्वेशन था मोशन का, जिसको कि हमने प्रूफ किया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका ग्राफिकल मेथड से, कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से हम इस इक्वेशंस को, एक दूसरा मेथड है, एक तो जनरल मेथड मैंने बता दिया, अब हम ग्राफ के थ्रू भी इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में देखेंगे ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इक्वेशन को प्रूव करते हैं और इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अभी